इस वीडियो में हम एक होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। और जो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है उसकी इस तरह की एक फॉर्म होती है जिसमें जो कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पर है वो जीरो है, तो हम उसको नाम देते हैं होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। तो हम यहाँ पर इसका एक मेथड डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हम होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसा कि आप कह सकते हैं कि x इक्वल टू ज़ीरो, वाई इक्वल टू ज़ीरो, जेड इक्वल टू ज़ीरो इसका एक सॉल्यूशन है। ये इसके तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखना यह है कि क्या केवल यही एक सॉल्यूशन हो सकता है या इसके अलावा कोई ऐसे सॉल्यूशन भी हो सकते हैं जिनमें एक्स वाई जेड की नॉन जीरो वैल्यूज हों, क्योंकि x इक्वल टू ज़ीरो, वाई इक्वल टू ज़ीरो, जेड इक्वल टू ज़ीरो तो हमेशा इसका एक सॉल्यूशन है ही। तो हम पता करना चाहते हैं कि नॉन जीरो सॉल्यूशंस इसके एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो इसका प्रोसीजर कुछ इस तरह से है कि हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x के कोफिशिएंट का कॉलम 1 2 1, y के कोफिशिएंट से 3 -1 -11, z के कोफिशिएंट -2 4 14 और मैट्रिक्स ऑफ अननोन x y z और इक्वल टू में नल मैट्रिक्स 0 0 0। तो हम इसे a x इक्वल टू नल मैट्रिक्स O इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम नाम देते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। तो जो हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ था उसे हम ax इक्वल टू ज़ीरो यानी मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि जो a यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपके पास है उसकी रैंक कितनी आती है। a इक्वल टू 1 3 -2 2 -1 4 1 -11 14 और रैंक पता करने के लिए हम इसमें नॉर्मल इकोलन फॉर्म को यूज कर लेते हैं। इकोलन फॉर्म वो फॉर्म है जिससे इजीली हम रैंक पता कर लेते हैं। R3 चेंज टू R3 minus R1, R2 चेंज टू R2 minus 2R1, 0 R1 माइनस R3 कर रहे हैं तो थर्ड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर रहे हैं -14 14 + 2 16। इसी तरह से R2 minus 2R1 कर रहे हैं 0 -1 -6 -7 4 4 8 1 3 -2। इकोलन फॉर्म के लिए जो हमारे पास नेक्स्ट पाइवट पोजीशन -7 एलिमेंट है उसके बाद हम उसमें नीचे एलिमेंट को 0 बनाना चाहेंगे और इसे 0 बनाने के लिए R3 चेंज टू R3 minus 2R2 करते हैं। ऐसा करने से जो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमें मिला है वो है 0 0 0 0 -7 8 1 3 -2। अब आपके पास ये इकोलन फॉर्म आ जाती है। जो इकोलन फॉर्म आती है उससे आपको मैट्रिक्स की रैंक मिल जाती है
रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यानी आप उन रोज को काउंट कर लीजिए जिनमें नॉन जीरो एंट्री आई हुई है। तो दो रो ऐसी हैं जिनमें नॉन जीरो एंट्री है, तो आप कह रहे हैं कि जो इसकी रैंक है वो 2 है। अब रूल क्या है कि आप एक तो रैंक फाइंड करते हैं और दूसरा देखें कि नंबर ऑफ अननोन कितने हैं। नंबर ऑफ अननोन से मतलब हो जाता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स जिनके लिए आप इक्वेशंस सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास जो अननोन क्वांटिटी है वो 3 हैं, एक्स वाई जेड। अगर हम इसमें रूल की बात करें तो रूल ये है कि अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएं, रूल्स नंबर 1, if rank of A equal to number of unknowns, then there exists a unique solution x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0। यानी जो एक ऐसा सॉल्यूशन है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 जिसके लिए हमें कोई कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा इसका सॉल्यूशन है ही, तो वही केवल एक अकेला सॉल्यूशन होगा, कोई दूसरा नहीं होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा उस केस में जब रैंक और नंबर ऑफ अननोन दोनों इक्वल आ रहे हों। लेकिन इस केस में आपने देखा कि जो रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन से कम आ रही है। तो दूसरा रूल है इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स देन देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो सॉल्यूशंस। तब हमें ऐसे भी सॉल्यूशंस मिलेंगे जो नॉन जीरो होंगे और ये नंबर्स में 1, 2, 10, 20, 50 नहीं बल्कि इनफाइनाइट होंगे। तो हम यहाँ पर इस कंडीशन को ऐसे लिखें, नंबर ऑफ अननोन्स माइनस रैंक ऑफ ए इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। यहां पर नंबर ऑफ अननोन 3 है, रैंक ऑफ ए 2 है, जो कि सोल्व करने पर 1 आया है। इट मीन्स यहां पर 1 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन से हमारा मतलब है कि जो 3 वेरिएबल आपके पास हैं एक्स वाई जेड, उनमें से एक वेरिएबल को आपको इंडिपेंडेंटली कुछ भी मानना पड़ेगा। आप उसकी कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से पुट कर सकते हैं, यानी एक्स वाई जेड में एक इंडिपेंडेंट है। अब जब हम आंसर इसका लेते हैं तो इसे वापस हम इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1, 3, -2, 0, -7, 8, 0, 0, 0 इंटू एक्स, एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, 0, 0। मल्टीप्लाई करने पर जो इक्वेशन बनती है x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0 माइनस 7y प्लस 8z इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारे पास आती है। अब इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेकेंड इक्वेशन में y और z हैं, तो अगर हम z को कुछ कंसिडर करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें y कुछ मिलेगा और y को अगर कुछ एज्यूम करते हैं तो हमें z मिलेगा। यानी आपको कोई एक वैल्यू है जिसको अपनी तरफ से एज्यूम करना है, वो x भी हो सकता है, वो y भी हो सकता है, वो z भी हो सकता है। तो हमने सपोज किया z की वैल्यू इसमें c है,
और ये सी 1, 2, 1/2, 1/4, 3, 10 में कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं। तो अगर हम z इक्वल टू सी ले रहे हैं तो ये होगा y इक्वल टू -8c अपॉन 7। अगर z को c माना जाए तो फिर y की वैल्यू 8c अपॉन 7 आएगी, और ये yz की वैल्यू इस इक्वेशन में ले ली जाए तो ये इक्वेशन बनती है x प्लस 3y यानी 24c अपॉन 7 माइनस 2z माइनस 2c इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2c माइनस 24c अपॉन 7, x इक्वल टू माइनस 10c अपॉन 7। तो ये जो हमें x y z की वैल्यू मिलती हैं, x इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 7c, y इक्वल टू 8/7c एंड z इक्वल टू c। इन्हें हम कह रहे हैं कि ये इस गिवन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए हमारे x y z की वैल्यूज हैं, और ये नॉन जीरो वैल्यूज हमें मिलेंगी क्योंकि हम z की जगह अगर c को 1 ले लें तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू 8/7 हो जाएगी और x की वैल्यू -10/7 होगी। तो जैसे जैसे हम c की वैल्यू बदलते जाएंगे हमें x y z की अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होंगे। इस केस में यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है ये तभी हमें इसमें नॉन जीरो सॉल्यूशंस मिलेंगे जब रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम होगी।